हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग? मस्त है, बढ़िया है, पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है, पढ़ाई करते रहो क्योंकि आप सभी को पता है कि इस समय क्या हो रहा है। मैं मैथ का अनसॉल्व तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, आज 2022 सेट सेकंड मैंने फर्स्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है आपको। आज सेकंड सेट है मैथ अनसॉल्व 2022 का, सेट नंबर 2 है। इस सेट का नाम है AW। बात समझ में आ गई? सेट का नाम क्या रहेगा? AW। तो सभी लोग अपना अपना सेट ओपन करके बैठ जाएंगे। ठीक है, हम भी अपना सेट ओपन करके बैठ गए हैं, आप लोग भी अपना अपना अनसॉल्व का सेट ओपन करके बैठ जाओ। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने के लिए उपस्थित हैं। सभी लोग अपना अपना सेट ओपन करके बैठेंगे और खोल लेंगे 2022 का सेट नंबर 2 और ओपन करेंगे। देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है, पहले का वाला पार्ट देखेंगे सभी लोग। पहले के का वाले पार्ट में दिया गया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये तुमसे पूछ रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यही तो कह रहा है तुमसे। कितने लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को? 156 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड ये आपसे पूछा है। 156 का अभाज्य गुणनखंड ये आपको बताना है। दिखता है ना सभी को? हाँ, उम्मीद है दिखता होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड है तो 156 लिखो और इसके अभाज्य देखो। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये सभी प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास में, को प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या जो हमारे पास में। ठीक है, तो इनको देखो, 2 से काटो, 2 सती 14, 1 बचेगा, 8 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटना तो 2 तियाँ 6, ये 2 तियाँ 6 होगा और 1 बचेगा तो 2 नवा 18, फिर 3 से काटना तो 3 कम 3, 3 त्रिका 9 और फिर 13 से कट जाएगा पूरा। अब देखो यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। देखो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं इस टाइप से कि 2 बार लिखा गया है तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 13, और ये जहाँ पर होगा यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने ऑप्शन में देख लेना कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है कि 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 13। ये आपके पास में सवाल हो गया पहला वाला। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल को आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है आपके पास में। पहले का जो खा वाला पार्ट है उस पे देखो, नज़र डालो। कह रहा है कि सेक थीटा बराबर में 2, ये दिया गया है आपको। अब सवाल देखो, सारणी आपको आनी चाहिए, मान आपको पता होने चाहिए। जब तक आपको मान नहीं पता होंगे तब तक आप ऐसे सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना पता करना है कि सेक थीटा में 2 मान कितने का होता है। तो सेक थीटा में 2 मान होता है 60 का। कितने का होता है? सेक 60 का। सेक 60 का मान होता है 2। सेक इधर लिखा, सेक इधर लिखा, तो सिर्फ तुम्हें थीटा की वैल्यू बता देनी है। कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। ये हो गया थीटा का मान आपके पास में 60 डिग्री। ये वाला सवाल कंप्लीट हुआ। अब बताओ किस किस को ये चीज़ देखो, सारणी बेटा तुमको याद होनी चाहिए। अगर सारणी तुम्हें नहीं आती है तो आप ऐसे सवाल कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ पहले के गा वाले पे। गा वाला सवाल देखो तुमसे क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण तुम्हें दी गई है 3x² माइनस का 12x और प्लस का m बराबर में 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। मूल बराबर हैं तो उसके लिए कंडीशन हम लिखे दे रहे हैं। पहले तो एक द्विघात समीकरण से तुलना कराओ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ पे a का मान लिखना। देखो x² की जगह पे x² है तो a की जगह पे कितना लिखा? 3। b बराबर x की जगह पे x है तो b की जगह चिन्ह सहित लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, चिन्ह साथ में लिखना है। c की जगह पे m हो गए। तो जब मूल बराबर होते हैं, क्या होते हैं? मूल बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? मूल बराबर होने पर प्रतिबंध होता है कि जब मूल बराबर होते हैं तो एक प्रतिबंध तुमको याद रखना है कि b² माइनस 4ac का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये जब कंडीशन होती है विविधकर के लिए कि जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू कितनी है? -12।
तो -12 का स्क्वायर कर दो, -4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 3 गुणे सी की वैल्यू है m और बराबर में क्या कर देना है 0। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, -4 3 जा 12 होगा, इंटू में m होगा बराबर में 0। ये माइनस का 12 बराबर के उधर भेज दो तो 144 बराबर में 12 m हो जाएगा। तुम्हें m का मान चाहिए तो m बराबर जो चीज़ गुणे में है वो इसके बटे में आ जाएगी, तो 144 बटे में 12 और 12 से इसको काटोगे तो 12 पे कटेगा, तो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12। किस किस को इतनी बात समझ में आ गई? ये था पहले का गा वाला सवाल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप सारे 2022 के सातों सेट सॉल्व कर लेते हैं तो एक चीज़ गांठ बांध के रख लेना कि अगर आपको 2022 के सातों सेट आते हैं, ठीक, तो आपको 2023 में 65 नंबर मैथ में लाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हो, लेकिन आपको पूरे सवाल आने चाहिए, एक भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए। अब देखो घा वाले की बात कर लो, गा वाला हो गया, घा वाले की बात कर लो थोड़ा सा। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। एक समबाहु त्रिभुज आपके पास में, कैसा त्रिभुज है समबाहु। तुमको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक त्रिभुज है ABC, ये कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब समान बाहु, मतलब भुजा की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है 2a, तो प्रत्येक इसकी भी लंबाई 2a, क्योंकि आपस में तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसकी भी लंबाई 2a और इसकी भी लंबाई आपके पास में 2a होगी। ये है आपके पास में समबाहु त्रिभुज। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप एक काम कीजिए, कह रहा था कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई याद कीजिए। आप चाहे यहाँ से इस पर लंब डाल दें, चाहे यहाँ से आप लंब डाल दें, चाहे यहाँ से लंब डाल दें, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके तीनों शीर्ष लंब की लंबाइयाँ भी बराबर ही निकलेंगी। तो इस BC भुजा पर इसके शीर्ष से आप लंब डाल दीजिए, ये आप लंब खींच लीजिए और इसको आप D मान लीजिए, ठीक है। आपको पता है कि यदि किसी भी भुजा पर हम उसके शीर्ष लंब से लंब डालते हैं तो वह भुजा को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है समान दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस भुजा पर इसके शीर्ष से जब लंब डाला गया है तो ये इसको दो बराबर भुजाओं में विभाजित कर देगा करके। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई 2a थी तो ये लंबाई a हो गई, ये लंबाई a हो गई, a और a जुड़ेगा तो 2a बनेगा करके। अब ये तुमको निकालना है AD का मान, इसको x मान लें, सपोज कर लो कि ये x है। अब देखो तुम्हारे पास में ये त्रिभुज बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। ये एक समबाहु त्रिभुज था, प्रत्येक की लंबाई 2a थी, इसको मैंने इसके शीर्ष से इस पर लंब डाल दिया। जब भी किसी भुजा पर शीर्ष से लंब डाला जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब है कि उसको समान बराबर दो भागों में विभाजित करती है। तो a लंबाई ये हो गई, a लंबाई ये हो गई। अब इस पर तुमने लंब डाला है तो ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री का। जब ये वाला कोण 90 डिग्री का हुआ तो इसके सामने वाली भुजा जो ये वाली है ये कर्ण का काम करेगी, इसको क्या बोलेंगे कर्ण। ये नीचे वाली भुजा बेस का काम करेगी, मतलब आधार का काम करेगी। और ये तो तुमको पता है इस भुजा पर ये लंब है तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम लंब बोलेंगे। अब सभी को पाइथागोरस प्रमेय आती है। पाइथागोरस प्रमेय किस किस को आती है, सभी को आती है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग अप्लाई कर देंगे इसमें, बस आपका काम हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ से लेकर के AC है, AC की लंबाई हमने क्या मानी है 2a, तो ये 2a का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, तो लंब ये है हमारे पास में, लंब क्या मानी है x, तो ये x का स्क्वायर और प्लस आधार यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार को मैंने माना है a, तो a का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा बराबर में x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आएगा। ये a स्क्वायर तुमको इधर भेज देना है, तो 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओगे तो 3a स्क्वायर बचेगा
बराबर में एक्स स्क्वायर। तुम्हें पता है कि इस पर अगर स्क्वायर है, क्योंकि मुझे यही एक्स चाहिए, इस पर अगर स्क्वायर है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर और बराबर में ये एक्स बचेगा। अब देखो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल के आ जाएगा, अंडर रूट में 3 है तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा बराबर में एक्स। ऑप्शन में देखो कहीं लिखा होगा ए अंडर रूट 3, आपको इसी पे टिक कर देना है। आप चाहे यहाँ से लंब की लंबाई निकालो, चाहे ये लंब की लंबाई निकालो और चाहे ये लंब की लंबाई निकालो, तीनों लंबाइयाँ आपको समान दिखाई देंगी आकर के। ठीक, ये सवाल था आपके पास में कि किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब से डाले गए लंब की लंबाई कितनी होती है, ये आपको सिद्ध करके बताना था। मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, आप सभी लोग इसे नोट कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में क्या कह रहा है, उससे पहले हम थोड़ा सा बिगाड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक बिगाड़ो नहीं, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं तो खिसका देंगे अभी। ठीक है, इसको इरेज कर ले रहे हैं, तब तक वो वाला सवाल नोट कर लो आप सभी लोग, घा वाला पार्ट, और अंगे वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक, अंगा वाला पार्ट देखो आकर के। पहले का अंगा वाला पार्ट क्या कह रहा है, अब पहले का अंगा वाला पार्ट ये आपसे कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं, धनात्मक हों और सम संख्याएं होनी चाहिए। 1 से 10 तक की, तो 1 से 10 तक की सम संख्याएं पहले आपको निकालनी है। 1 से 10 तक की सम संख्याएं कौन कौन बताएगा, धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो सम संख्या 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई और 10 हो गई। ये 1 से 10 तक की सम धनात्मक संख्याएं हैं, इनका तुम्हें समांतर माध्य चाहिए। तो समांतर माध्य का फार्मूला कौन कौन बताएगा कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यही तो फार्मूला पढ़ा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हो गया आपके पास में। समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग, जितने भी पद हैं सबका योग, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 सबका योग करो, बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 पद की संख्या है 5, सबको जोड़ दो। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, सबको जोड़ दिया तो 30 आया, बटे में 5 आया, काट दिया तो 6 आया। तो आंसर आपके पास में कितना आ गया, समांतर माध्य बराबर 6। ऑप्शन में होगा आपके 6 लिखा, उसको आपको टिक कर देना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या कह रहा है, चा वाला। ठीक है, ये अंगा हो गया, फिर पहले का चा वाला देखो क्या कह रहा है। अगला चा कह रहा है तुमसे कि बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान निकालिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया गया है। बिंदु P दिया गया है तुम्हें 2, -3। बिंदु Q का मान तुम्हें दिया गया है 10, y, और इनके बीच की जो दूरी दे दी गई है वो 10 मात्रक। तो बीच की दूरी को आपको d मान लेना है, ये लिख देना है 10 मात्रक। ठीक है, ये दूरी दे दी गई है। अब तुम्हें पता होना चाहिए फार्मूला कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या, फार्मूला क्या होता है। नीचे तक दिख रहा है सभी को, बताएंगे मुझे। नीचे तक दिख रहा है ना सभी को, ठीक है, दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो फार्मूला लिख दे रहे हैं हम यहीं पे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आज के बाद हमेशा याद रखना, ठीक है, कभी भूलना मत। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये फार्मूला हमेशा नोट कर लेना। d बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कभी आपको भूलना नहीं है, बहुत काम आने वाला है। d बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सारे मान इस फार्मूले में पुट करके आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ, इसी के आगे आते हैं। तो d बराबर, अब देखो जो दो बिंदु तुम्हें दिए गए थे p और q, पहले वाले को x1 मानो, दूसरे वाले को y1 मानो, फिर x2 और फिर y2, ये हो गए। इस फार्मूले में रख दो आकर के, काम आपका हो जाएगा। बीच की दूरी आपको दे दी गई है
10 मात्रक, तो d का मान 10 दिया गया, तो d की जगह पे आपको 10 लिखना है। अंडर रूट x2 का मान कितना है 10 है, तो 10 माइनस x1 की वैल्यू 2 है, तो 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास में y, और माइनस y1 की वैल्यू है माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्या कर दोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देना, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग होगा तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बराबर में इधर आप वर्ग करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका 100, बराबर में 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर होगा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला आना चाहिए आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 6y। अब ये हो गया 100, बराबर में 8 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 6y। ये 36 इधर उठा करके लाओगे तो 100 माइनस 36 होगा, बराबर में y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 100 में से 36 घटा दोगे तो 64 बच जाएगा, और ये भी इधर आएगा तो माइनस का 9 होगा, बराबर में 100 में से 36 जाएंगे तो 64, ये इधर आ गया तो 64 में से 9 जाएंगे, ये इधर बचा y स्क्वायर प्लस 6y। अब कौन कमेंट करके बताएगा कि सर 64 में से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 8, अरे थोड़ा गलत कर दिया मैंने, 8 × 64 होता है यहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, फिर से देख लेना, 8 × 64 होता है, मैंने 36 लिख दिया यहाँ पे, 8 × 64 मैं बोल रहा हूँ उतना ही और लिख रहा हूँ कुछ और, तो 100 में से 64 जाएगा तो 36 बचेगा, और ये वाला 9 इधर उठा के लाओगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, मैंने सही कर दिया, यहाँ पे मिस्टेक एक हो गई थी। अब 36 में से 9 को घटाओगे तो 27 बच जाएगा, तो 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। अब इस 27 को उधर उठा करके ले जाओ तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर में 0। अब y स्क्वायर, ये एक द्विघात समीकरण बन गई, इसके आपको गुणनखंड कर लेने हैं। 27 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पे 6 आ जाए, तो तुम्हें पता है कि 9 त्रुक कितना होता है 27 होता है, और 9 में से 3 घटा दें तो कितना बच जाएगा 6, तो 9 माइनस 3 आपको इस 6 की जगह अप्लाई करना है, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर में 0। 2 में से आपको कॉमन ले लेना है, तो y कॉमन लोगे तो y प्लस 9 होगा, माइनस का 3 कॉमन लोगे तो y प्लस 9 होगा, बराबर में 0। ये 2 बार लिखा है, इसको आपको 1 बार लिखना है, y प्लस 9, और जो y माइनस 3 लिखा है इसको आपको एक ब्रैकेट में लिखना है, बराबर में 0। जब आप इसके बराबर में 0 रखोगे तो y का मान माइनस का 9 आएगा, और जब आप इसके बराबर में 0 रखोगे तो y का मान 3 आएगा। आपके ऑप्शन में देखो लिखा होगा 3, -9। ये आपके अगर ऑप्शन में है तो आपको इसी को सही कर देना है, टिक कर देना है। ये था आपके पास में सवाल, बड़ा है, लॉन्ग सवाल है, बहुकल्पी में पूछा गया है, तो घबराना मत, ठीक है सभी लोग। लेकिन आपको सवाल और कैलकुलेशन आनी चाहिए। जब आपको बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन आएगी, सवाल आएंगे, आप तभी कर पाएंगे आगे, अन्यथा आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ये उम्मीद बना के चल रहा हूँ कि आप लोग 65 नंबर तो कम से कम मैथ में ला करके दिखाइए ही, ठीक। इसके लिए आपको सारे अनसॉल्व आने चाहिए। 2022 के जितने भी सेट थे, जो 8 सेट बनाए गए थे, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। और मैं सारे करवा ही रहा हूँ, टेंशन की कोई बात ही नहीं। आप एक एक सवाल बनाते रहिए, करते रहिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब देखो जो दूसरे का वाला सवाल दिया गया है, दूसरे का वाला सवाल, दूसरे का वाला, ये तो पहले के पार्ट सारे हो गए। दूसरे का कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m प्लस 2m बराबर में 0, ये दिया गया है। प्लस 2m बराबर में 0, यही सवाल आपको दिया गया है। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, ठीक है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने ये सवाल लगवाया है आपको, देख लीजिए बहुकल्पी में, ये दूसरे का पहले के वाला सवाल,
जो मैंने अभी आपको लगवाया था अंगा, इसके पहले लगवाया था, पूरा वही सवाल दे दिया, दोबारा छाप दिया है। तो इसको अब हम दोबारा नहीं लगवाएंगे। यहाँ m की वैल्यू 12 निकली थी, वही होगा तुम्हारे पास में। इसके आगे वाले सवाल पे आ जाओ। लिखा है cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, दूसरे का खा वाला सवाल। ये अभी मैंने लगवाया, दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं, देख लेना। अब देखो कह रहा है कि दूसरे का खा cos स्क्वायर 67 माइनस cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, ये सवाल दिया गया है। साइन स्क्वायर 23, इसमें कह रहा है कि का मान ज्ञात कीजिए। कितना सरल सवाल दिया गया है। cos स्क्वायर जो यहाँ लिखा हो वो इतने तुमको 90 में से माइनस कर देना है, चाहे ये इसमें से घटाओ, किसी एक को तुम्हें बदलना होता है। तो cos स्क्वायर अगर तुम 90 में से 23 घटा दो, कितना घटा दो, 23 घटा दो, तो 67 बच जाएगा। आगे जैसे लिखा है वैसे छाप देना है आपको, साइन स्क्वायर 23। ठीक, अब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर 23 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर 23, ये माइनस का ये प्लस का कट करके कितना आ जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पे जितना बड़ा सवाल तुमसे पूछा था 1 नंबर में, उतने यहाँ पर उतना छोटा कर दिया करके। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन तो बनाए रखेगा। अगर कहीं तुमसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो वहीं तुमको शॉर्ट क्वेश्चन कर देगा करके। अब ये इतना हो गया। अब देखो दूसरे का गा वाला सवाल। दूसरे का गा वाला सवाल देखो क्या कह रहा है तुम्हारे पास में कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसके आधार की लंबाई तुम्हें दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। आधार की लंबाई तुम्हें दे दी गई है 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज की जो ऊंचाई तुम्हें दी गई है ये वाली, ये तुम्हें दे दी गई है 7 सेंटीमीटर। सवाल कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वाली लाइन आपको ऐसे मिला देनी है और यहाँ से एक त्रिभुज बन गया ABC। यहाँ से तुमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब तुमको एक चीज़ पता है, ये BC जो है हमारे पास में ये आधार है। क्या है, आधार है। तो आधार हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर और ये हमको लंबाई ऊंचाई दे दी गई है। तो ऊंचाई हमको दे दी गई है, जो जो दिया जाता है वो लिख लिया करो। ऊंचाई दे दी गई है तुमको 7 सेंटीमीटर। अब फार्मूला तुमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या लिखेंगे हम, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 लिखो। आधार यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार कितना है 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिखो। गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे दी गई है 7, तो यहाँ लिखो। 2 से इसको काट दो, ये 7 पे कट जाएगा, 7 सती 49 बन जाएगा। 49 सब कुछ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिखना और स्क्वायर कर देना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है हमारे पास में। ये हो गया आपका आंसर दूसरे का गा वाला। बेहतरीन तरीके से समझ में आया सभी को। ये गा वाला था तुम्हारे पास में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका दूसरे का गा वाला। जहाँ पर कोई भी चीज़ ना समझ में आए आप लोग प्लीज़ कृपया करके कमेंट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं, तो हम आपको समझा सकते हैं पुनः। अब देखो अगला, इसके बाद में आ जाओ। दूसरे का गा हो गया, दूसरे के घा वाले पे बात कर लेते हैं। दूसरे का जो घा दिया गया यहाँ हम लिख रहे हैं दूसरे का घा। ठीक है, जो लिख रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है, साफ दिख रहा है सभी को। दूसरे का घा कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 अभाज्य, ये सवाल थोड़ा बड़ा है तो इसको हम एक काम करते हैं, वहाँ ना लिख करके इधर लिख देते हैं। ठीक है, तब तक उधर का स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में नोट कर लिया करो और लगाया करो। यही सवाल कम से कम 10 से 5 बार इनको लगाओगे, ठीक है, तो सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। और यही सब सवाल आने वाले हैं। ठीक है, कोई सवाल नया नहीं तुमसे पूछा जाएगा, सिर्फ डिजिट चेंज होगी, तरीका लगाने का यही होगा। इस बार अगर अनसॉल्व पूरे 8 सेट कर लेते हैं आप, तो उम्मीद है आप 65 नंबर लेकर के आएंगे और लेकर के आएंगे। देखो सवाल ने क्या कहा था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, पहले तो तुमको ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा घड़ी पार्ट है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं,
प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कौन कौन बताएगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो खुद से कटें और एक से कटें, वही तो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे बात करें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और कौन बताएगा? 13 के बाद 15 तो होगी नहीं, 16 नहीं होगा, 17 है, 19 है, 21 नहीं होगी और 23 है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 23 के बाद में कौन बताएगा कि कौन सी संख्या आएगी? 29। जिसने भी कमेंट में लिखा 29, उसके लिए तो सो फार सो गुड है। अब ये 10 संख्याएं हो गई। अब देखो यहाँ से n कितनी है? 10 संख्याएं हैं। तो 10 संख्या जो हमारे पास में वो है क्या? सम है। कैसी है? सम है। तो सम संख्या का माध्यिका निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ लिख रहे हैं कि सम संख्या अगर है तो सम संख्याओं की माध्यिका जो होती है, ये फार्मूला लिख लेना, रट लेना इसको। तुम्हें क्या कर लेना है? रट लेना है तुम्हें। n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, ये फार्मूला आपको रट लेना है। सम संख्या का ये फार्मूला है और बटे में होता है 2। ये काहे का फार्मूला है? सम संख्या का। n का मान कितना है? 10 है, तो 10/2 लिखेंगे, 10/2वां पद प्लस फिर यहाँ पे 10 आएगा तो 10/2 प्लस 1वां पद, ये लिखेंगे 1वां पद, और बटे में लिखेंगे कितना? 2 लिखेंगे। ठीक, तो अब देखो 2 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा, तो 5वां पद यहाँ क्या लिखना है आपको? 5वां पद प्लस 5 और 1 6, तो 6वां पद। कौन सा लिखेंगे? 6वां पद, और बटे में भाग कितने से करनी है? 2 से। अब 5वां पद गिनो, 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है? 11, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 11, फिर प्लस, फिर 6वां पद ये था, तो छठा पद कितना था? 13 था, तो 13 लिखना है तुम्हें, और बटे में कितना करना है? 2, भाग कर दो 11 और 13 जोड़ करके 24 हो गया, और 24 का आधा करोगे तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। और यही आपकी आ गई मध्यिका। क्या निकल के आ गई? मध्यिका। ये बात किस किस को समझ में आ गई कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आपको बतानी थी। तो ये थी आपके पास में प्रथम 10 संख्याओं की माध्यिका। दिख रहा है ना सभी को? थोड़ा बोर्ड पे चमक वमक लग रही होगी ना, तो घबराना नहीं है किसी को। मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, कम से कम लाइक कर दिया करो। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम पूरा सेट कराएंगे आपको, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, कोई बात नहीं, पट सेट ये आपका पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, बस आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ में। नोट कर लिया सवाल को? अगले सवाल पे बढ़ें। दूसरे का घा हो गया। अब सवाल नंबर दूसरे का घा कंप्लीट हो गया है आपको। ठीक, अब आने वाला है तीसरे का सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं क्या है आपके पास में। तीसरे नंबर पे आ जाओ सवाल में। तीसरा सवाल आपको क्या दिया गया है? दूसरे के सारे पार्ट हो गए, तीसरे का का वाला। तीसरे का का वाला सवाल देखो क्या है। कह रहा है कि यदि द्विघात संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तुम्हें 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है और तुम्हें LCM निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में है कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। सो इजी, बहुत आसान सवाल। ठीक है, बस ध्यान देना है तुम्हें। 26 लिखो, 91 लिखो। 26 के गुणनखंड अगर आपको नहीं आते हैं तो कहीं साइड में लिख लिया करो। 2 से काटो 13 पे कटेगा, 13 से काटो 1 पे कटेगा, तो इसके हो गए 2 गुणे 13। 91 के नहीं आते, साइड में लिखो, काटना स्टार्ट करो 3 से, तो 7 से काटेंगे इसको, तो 7 अक्कम 7 और 7 त्रुक 21, तो 13 से काटेंगे तो 13 कम 13, तो 7 गुणे
13। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। 7 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है। जो चीज़ दोनों में कॉमन मिलती है, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो HCF होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो महत्तम समापवर्तक इसका कितना होगा? 13। और एलसीएम जो कॉमन मिलता है उसको लिखते हैं और जो बचता है उन दोनों को लिख देते हैं 2 गुणे 7। तो 13 गुणे 2 सती 14 और 14 और 3 की गुणा करो तो 14 दूना 28, 14 तीन 42, 4 आया, 14 कम 14 और 4 18, 182 हुआ। ये एलसीएम हो गया और ये आपका HCF हो गया। ये HCF हुआ आपका और ये आपका LCM हो गया। ठीक है, यही तुमसे पूछा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM आपको बताना था। इस सवाल को भी आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में इन सवालों की खूब ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। जितने ही बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट सवाल देखो अब क्या कह रहा है। तीसरे का खा पार्ट, तीसरे का खा पार्ट दिख रहा है ना सभी को? यहाँ तक दिख रहा होगा सभी को। 2 समीकरण आपको दी गई हैं। कह रहा है कि P के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी, समीकरण दी गई है 4x प्लस PY प्लस में 8 बराबर में 0। एक ये समीकरण है आपके पास में। एक और समीकरण दे दी गई है 2x प्लस 2y और प्लस 2 बराबर में 0, ये दे दिया गया है और बोल रहा है कि का एक अद्वितीय हल है। 3 चीज़ें होती हैं, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इन तीनों कंडीशन को आपको याद कर लेना है। जब तक आपको ये तीनों कंडीशन नहीं आएंगी आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप इन तीनों कंडीशन को याद कर लीजिए कि कब अद्वितीय होता है, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और कब हमारे पास में कोई हल नहीं होता है। ये आपको आना चाहिए बखूबी। हम देखो बता रहे हैं, सबसे पहले इसके 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण होती है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। x और y यहाँ पर 2 चर हैं, इसकी आपको रैखिक समीकरण पता होनी चाहिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। तो तुलना करेंगे a1 की तो x है तो a1 की जगह पे 4 होगा, तो b1 की जगह पे देखें तो y है तो b1 की जगह पर p है और c1 की बात करें तो 8 होगा। ऐसा ही आप यहाँ तुलना कर दीजिए। तो यहाँ तुलना करोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। तो आप यहाँ से a2 का मान निकालेंगे तो 2 आएगा, b2 का आप मान निकालेंगे तो 2 आएगा, c2 का आप मान निकालेंगे तो 2 आएगा। ये मान आपने सारे निकाल लिए। अब देखो अद्वितीय हल है, यही तो क्वेश्चन में कहा है कि अद्वितीय हल है। कैसा हल है आपके पास में? अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये अद्वितीय हल होता है, इसके लिए आपको याद रखना है। a1 का मान है 4, उठा करके रखो। a2 का मान है हमारे पास में 2, उठा करके रखो, बराबर b1 की वैल्यू है p रखो, बटे b2 की वैल्यू है 2 और 2 रखो। तो 2 से 2 तो ख़त्म हो जाएगा, तो p का मान जो होगा डज नॉट इक्वल टू 4 होगा। मतलब p का 4 के लिए कोई भी आपको अद्वितीय हल नहीं मिलेगा। बराबर नहीं का मतलब यही होता है कि इसका कोई भी हल नहीं है आपके पास में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक, थोड़ा सा और इरेज कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं हम। बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है सभी को? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? हम बार बार तुमसे कह रहे हैं नोट्स बनाते चलो साथ में, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये आप जितनी बढ़िया प्रैक्टिस कर लेंगे आपको उतने बढ़िया नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आप 60-65% नंबर ला करके कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कर हौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। ठीक है, बस हौसला आपको बरकरार रखना है। बस 6, 7, 8, 10 दिन की मेहनत बची है, लगा दो जी जान दम। कम सोओगे, ठीक है, घूमने नहीं जाओगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे, व्हाट्सएप फेसबुक कुछ चलाओगे नहीं तो ख़त्म नहीं हो जाओगे। अगर ये मेहनत आज तुमने कर ली इस पर तो आपकी मार्कशीट सज जाएगी, बेहतरीन होगा, आपके माँ बाप खुश होंगे। हौसला बुलंद रखना है आपको। ठीक है,
ये क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे के गा वाली पार्ट कर लेते हैं। कौन सा? तीसरे का गा वाला। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अच्छा रिजल्ट दें, बस उसी में हम खुश हैं। चित्र में एडी लंब है बीसी पर। देखो तीसरे का क्वेश्चन दिया गया है कि एडी लंब है बीसी पर, सिद्ध कीजिए। जो आपको प्रूफ करना है वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। क्या आपको प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर में BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आपको एक चित्र दिया गया है, आप बना लेंगे फिगर को तो आप और आसानी समझ जाएंगे। ये ऐसे बना हुआ है और फिर ये आपको ऐसे बनाया गया है और फिर ये आपको त्रिभुज में ऐसे मिला दिया गया है और इस पर से ये एक लंब डाल दिया गया है। इसको हम बोलें तो A, इसको बोलें तो B, इसको बोलें तो D और ये इस पर लंब है, ठीक है। ये C है, सॉरी ये C है और ये हमारे पास में D है। आसान सवाल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके पास में, ठीक है। घबराएंगे कोई लोग नहीं। सबसे पहले आपको देखना है कि सवाल ने हमसे क्या पूछा है, क्या सिद्ध करा रहा है। सवाल कह रहा है कि जो AD है वो लंब है BC पर। तो देख लो, जो AD भुजा दिख रही ये वाली, ये भुजा इस भुजा पर लंब है, दो त्रिभुज का निर्माण करता है। एक ABD त्रिभुज बनाएगा, एक ADC त्रिभुज बनाएगा। दो त्रिभुज आपके पास में बनाएगा। तो सबसे पहले आप ADB त्रिभुज उठा लीजिए। त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ADB में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आपका काम हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय अभी हम आपको लिखाए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात करें तो ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये वाली कर्ण है और ये तो लंब ही है हमारे पास में और ये वाली आधार है कि नहीं है, ठीक। तो त्रिभुज ADB में हम लगा रहे हैं, त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास में कितनी है? AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर में AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 बना करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब पुनः देखो आपको किस त्रिभुज में लगाना है। दो त्रिभुज मैंने कहे थे ना, पुनः ADC। अब इधर त्रिभुज में लगाना है। पुनः क्या लिखोगे? पुनः त्रिभुज ADC में। इस त्रिभुज में आपको वही पाइथागोरस प्रमेय, बार बार हम लिखेंगे नहीं, आपको समझ जाना चाहिए कि त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये कर्ण होगी। बाकी आप लंब ये जानते हैं, ये आपके पास में आधार है। लगा दो, काम हो गया आपके पास में। कर्ण कितनी है? AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर में लंब है AD स्क्वायर, लंब है AD स्क्वायर और प्लस आधार है CD स्क्वायर। आधार क्या है? CD स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको सिद्ध क्या करना है। जो चीज़ आपको सिद्ध करनी है बस उस पर थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे गए तो काम हो गया। हमको चाहिए CD, क्योंकि मुझे यहाँ से AB मिल गया है, CD चाहिए, तो मैं यहाँ से CD की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसको इधर भेज दो, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और बराबर में हम लिख दें CD स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो गई आपके पास में। कितनी समीकरण नंबर हो गई? 2 समीकरण हो गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ दो आप। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दें? जोड़ने पर यहाँ लिख देना कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। जोड़ देते हैं। समीकरण 1 क्या है? अब जोड़ने में बात आती है तो इधर का पक्ष इधर से जुड़ेगा, इधर का पक्ष इधर से जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर में ये वाला जुड़ जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। देखो माइनस का AD स्क्वायर लिखा, प्लस का AD स्क्वायर लिखा, ख़त्म हो जाएगा। बचेगा हमारे पास में AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर में BD का स्क्वायर प्लस का AC का स्क्वायर। और उम्मीद है कि यही मुझे प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, दिखाना था कि AB का स्क्वायर
प्लस CD का स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये किसको सवाल समझ में आ गया है? इस टॉपिक से समरूप त्रिभुज से आपका आना ही आना है, ठीक है, इसमें आपका बच के नहीं जाने वाला है। सवाल आपसे सर जरूर पूछेगा, 100% आपका सवाल आने वाला है, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है? ये तीसरे का कौन सा था? गा पार्ट था, ठीक। पूरा सेट कराएंगे, मैंने कहा मैं पूरा सेट कराऊंगा तुम्हें। तीसरे का गा वाला पार्ट हो गया, ये सारे पार्ट इधर के हो गए हैं। अब आ जाओ तीसरे के घा वाले पे। तीसरे का घा वाला सवाल देखेंगे आप सभी लोग, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, तीसरे का घा से घड़ी। क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन 1331 घन क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या बात कह दी है? एक घन का आयतन दिया गया है। काहे का आयतन दिया गया है? घन का आयतन। घन का आयतन दिया गया है आपको 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो घन होता है वो भुजा का क्यूब होता है, वही उसका आयतन होता है। तो घन का आयतन जो वो भुजा का क्यूब होगा। ये बराबर आपको दिया गया है 1331। यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो 3 क्यूब में घन चढ़ेगा, 1331 होगा। यहाँ से बात करें तो अंडर रूट में इसको 3 बार लिखना है, तो 11 गुणे 11 गुणे 11, तो ए का मान आपका 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी भुजा निकल के आ गई 11 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ चाहिए घन का, तो संपूर्ण पृष्ठ घन का, संपूर्ण पृष्ठ घन का संपूर्ण पृष्ठ। फार्मूला कौन बताएगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है घन का, तो 6 गुणे भुजा का मान है 11 गुणे 11, ठीक है। तो 6 गुणे 11 गुणे 11 121 हो जाएगा। 11 और गुणे 11 कराओगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7, कितना आ जाएगा आपके पास में? 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठ। फार्मूला आपको याद कर लेना है, ना याद हो तो रट लो, जैसे भी हो सके वैसे करो, ठीक है। कुछ भी हो, पढ़ो लिखो, कुछ भी याद सताए, कुछ भी काम हो, लेकिन आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है बेटा, ठीक है। एक बार मेहनत कर लिए तो ज़िंदगी भर आराम मिलेगी तुम्हें, ठीक है। अब मेहनत करते रहिए। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन हो गए आपके, तीसरे का पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन चौथे पे बढ़ते हैं। ये 3 के पार्ट पूरे हो गए आपके, ठीक है, 3 के पूरे पार्ट हो गए। अब चौथे नंबर पार्ट पे आ जाओ। बहुत बेहतरीन सवाल हैं, सब लाजवाब सवाल हैं, एक से बढ़कर एक सवाल हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि चौथे का वाला देखो, चौथे का पार्ट क्या कह रहा है? दिख रहा है सभी को? थोड़ा सा इंक बढ़ा लें, ठीक है। तो 1 मिनट जस्ट, बस हो गया काम, बस समझ लो इंक पड़ गई। चलो तुम्हारे लिए हम ऊपर से इंक डाल ले रहे हैं, ठीक है, बस पड़ गई इंक, हो गया काम। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इसके सवाल आपसे भैया पूछेगा, आप चाहे जितना बचने की कोशिश करें, आपसे सवाल आएगा। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इससे आप नहीं हुच सकते हैं, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान सवाल है, जैसे मैं आपको कराऊं वैसे आपको करना है, जैसे मैं थ्योरी लिखाऊं वैसे आपको थ्योरी लिखनी है, ठीक है। क्योंकि ये सवाल 100% पूछे जाते हैं, इसमें का कोई ना कोई सवाल आपसे ज़रूर पूछेगा, ठीक। तो 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आपको इसका विरोधाभास मानना पड़ता है, ठीक है। क्या मानेंगे आप? विरोधाभास। मान लें कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या मानेंगे? सलूशन पूरा हम बता रहे हैं कि माना 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय कहा है, उसका उल्टा मानना है कि माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है, उल्टा मान के चल रहे हैं, परिमेय संख्या है। इतना मैंने लिखा यहाँ से। फिर आपको लिखना है कि हम ऐसी सह अभाज्य संख्याएं ए और बी ज्ञात कर सकते हैं। हम ऐसी ए व बी सह अभाज्य संख्याएं
ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, इतना लिखना है, ज्ञात कर सकते हैं, इतना लिख लेंगे आप सभी लोग। इतना लिखने के बाद में अब दो अभाज्य संख्याएं आपने ए और बी मानी हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपका था 3√2 बराबर में आपको दो सह अभाज्य संख्याएं लिखनी है, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, ये आपको बना लेनी है। अब यहाँ से √2 की वैल्यू निकालो, तो √2 जो चीज़ गुणे में होगी वो इसके बटे में आ जाएगी, तो a के बटे में 3b, ये आपको बना लेना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो जो 3 है, जो 3 आपके पास लिखा है बटे में, ये 3 जो आप, अब देखो a और b तो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें कोई भी कॉमन नहीं मिलता है। जैसे हम लिखें सह अभाज्य संख्या तो 3, 7, इन दोनों में एक के सिवा कोई कॉमन नहीं होगा, मतलब ये स्वयं में को प्राइम नंबर हैं, ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता है। तो लिखेंगे आप कि 3 जो है a और b, जो a दिया गया है जो b दिया गया है पूर्णांक हैं। a और b तुम्हारे पास में क्या है, सहअभाज्य संख्याएं थी, तो उनको आपने पूर्णांक मान लिया, पूर्णांक हैं, इसलिए a और b पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए a बटे 3b, जो a बटे में 3b लिखा गया है, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, a बटे 3b एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिखना, परिमेय संख्या है। अब यहाँ लिख देते हैं परिमेय संख्या है, आप लिख देंगे। अब एक चीज़ बताओ, इधर वाली a b तुम्हारे पास में पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। क्या कोई परिमेय संख्या क्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी, संख्या होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ये आपको लिखना है। √2 जब ये परिमेय है तो इसके, अब ये दोनों बराबर में है तो दोनों बराबर में संख्याएं परिमेय संख्या होगी। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। आगे लिखोगे कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको और एक लाइन में लिख देना है। अतः सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। किस किस को इतनी बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई बात। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है, चौथे के खा वाले पे बात कर लेते हैं। चौथे का का हो गया, चौथे के खा पार्ट पे बात करते हैं। देखो क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि a + b का जो मान है वो 90 डिग्री है। ये आपको प्रूफ कर देना है कि जो हमारे पास में a + b का मान है वो 90 डिग्री होगा। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल पूछा है। इससे सिंपल तो सवाल आपकी मतलब पूरे सॉल्व में कहीं नहीं है बोले तो हम, ठीक है। तो बहुत सरल सवाल है, किसी एक को चेंज कर लो, चाहे tan को चेंज कर लो, चाहे cot को चेंज कर लो। इसको आप लिख सकते हैं tan a बराबर, इसको आप लिखेंगे tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा हो जाएगा। इधर tan लिखा, इधर tan लिखा, तो a बराबर आपके पास हो जाएगा 90 - b, ये b वाला इधर भेज दो, तो a + b बराबर में 90। देखो कितनी बेहतरीन तरीके से है, इससे सरल कोई सवाल, 2 नंबर का सवाल था। जितना वहाँ लॉन्ग पूछेगा उतने तुमसे यहाँ पे शार्ट दे देगा, वो आपको करना होगा, ठीक है।
ये समझ में आ गया। एक दो माछी बहुत परेशान करते हैं ठीक, इतना सवाल समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ चले, ठीक है, चलो आगे बढ़ चले। 4 का खा हो गया, 4 के गा वाले पे आ जाओ। 4 के गा वाले पे कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, ठीक है, तो आप सभी लोग घबराएंगे नहीं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, कोई बात नहीं है, बने रहेंगे सभी लोग। फ़ोन आ गया था थोड़ा सा, ठीक है। सवाल को एक बार हम फिर से वहीं से बता रहे हैं, ये उतना पार्ट हो गया था, उसी के आगे देख लेना। ये आपका हो गया था चौथे का गा वाला चल रहा था, ठीक है, जिसमें एक मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था तुमसे। सवाल कह रहा था कि 6 मीटर लंबाई वाला, तो 6 मीटर लंबाई वाला, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये स्तंभ है आपके पास में, 6 मीटर लंबाई वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक। इसमें कह रहा था कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, ये स्तंभ था, इसकी लंबाई 4 मीटर, इसकी जो छाया थी वो 4 मीटर थी, ठीक। फिर कह रहा था कि जबकि उसी समय एक मीनार, ये मीनार है आपके पास में, उसी समय एक मीनार की, ये मीनार थी, इस मीनार की भूमि पर जो छाया थी वो 28 मीटर है। तुमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये तुमको h निकालना है, ठीक है। तुमको पता है कि ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दो त्रिभुज आपके पास में है, ये त्रिभुज का नाम दे दो PQR। इतना मैंने दे दिया। किस किस को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझते रहना, मज़ा आने वाला है आपको आज की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आप ये फिगर नंबर फर्स्ट, ये फिगर नंबर सेकंड, पहले आप त्रिभुज ABC में लगाएंगे, त्रिभुज ABC में, इसमें आप लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्योंकि ये सारे आनुपातिक भुजाएं तुमको आनी चाहिए कि कौन सी भुजा किसके अनुपात में रहती है। तो tan थीटा लंब है 6, आधार है 4, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़ देना है। पुनः आपको त्रिभुज PQR में लगाना है, PQR में, पुनः इस त्रिभुज में आप लगाएंगे। तो यहाँ से जब आप tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा बराबर ये लंब है और ये आधार है, तो लंब कितनी है? h है, और आधार आपके पास में कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा आपके पास में 28। कितना हो जाएगा? 28 आपके पास में आधार हो जाएगा। तो tan थीटा, अब ये समीकरण नंबर 2 बना लेनी है आपको। समीकरण 1 व 2 से देखो, tan थीटा इधर लिखा, tan थीटा इधर लिखा, दोनों में tan थीटा बराबर है। जब इधर के पक्ष बराबर होते हैं तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा h/28 बराबर में 6/4, ठीक है। आप 4 से इसको काट दीजिए, 4 सत्ते 28, ये 7 इधर गुणे में चला जाएगा, तो h बराबर 7 छंग 42 मीटर हो जाएगा। ये आपके पास में आंसर आ गया। इतना किस किस को समझ में आ गया ये वाला सवाल? बेहतरीन सवाल है ना, लाजवाब सवाल है। कितना छोटा सवाल पूछा था आपसे, सवाल छोटा था बट थोड़ा सा टिपिकल था सर, टिपिकल था। कोई बात नहीं, तुम लोग तो बहुत होशियार हो पढ़ने लिखने में, ठीक है। तुम लोगों को तो घबराने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि तुमको तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, अब देखो इसी में एक घा पार्ट दिया गया है आपको, वो आपकी रचना से संबंधित है, ठीक है। जो इसका घा वाला पार्ट आपको दिया गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। हम ऐसे हिंट दे रहे हैं, चौथे का घा वाला आप एक नाप लेना पटरी में, 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, ये 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड आपको नाप लेना है, और इस रेखाखंड पर आपको एक न्यून कोण की रचना कर देनी है, ये बना देना है न्यून कोण आपको। फिर कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है, 2:3 दोनों को जोड़ लेना, 3×2 कितना हो गया? 5, 5/2वां हिस्सा और 5/3 हिस्सा कॉमन भाग करके देख लेना। 2 से 5 को, 2 से 5 को भाग करोगे तो 2 दूनी 4, 1 दशमलव लगा करके 0, 2 चक्कू 8, 2 आएगा, फिर 2 पंचे 10, पूरा कट जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। 2.5 यहाँ से प्रकार लिखना, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 के टुकड़े कर देने हैं। कितने? 3, 2, 5 टुकड़े आपको कर देने हैं। तो पहला दूसरा टुकड़ा ये बन जाएगा, 1, 2, 3 ये बन जाएगा, ये हो जाएगी आपके पास में एक रचना। आ गई बात समझ में?
बना लोगे सभी लोग। उसमें रचना के पद आपको लिख देने हैं, बस सिंपल है। ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है। मैंने इतना हिंट दे दिया, उतना काफ़ी आपके लिए। बना लोगे, थोड़ा बहुत रचना कर लेना, किताब से पढ़ लेना, उसमें रचना उस वही जो जो करते हो बस वही बना देनी है आपको, ठीक। अब आ जाओ, ये चारों पार्ट आपके हो गए, चारों पार्ट हो गए। अब 5 नंबर पार्ट पे आ जाओ आप अपने। 5 नंबर वाले पार्ट पे आओ, देखो क्या कहा है आकर के क्वेश्चन। 5 का सब पढ़ाएंगे पूरा सेट, देखते जाओ, बस मज़ा लेते जाओ। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको समझाएंगे हम, ठीक है। बस आपको मज़ा लेते रहना है। जब तक हमारे फ़ोन में बैटरी रहेगी, वीडियो बनता रहेगा, तब तक हम बनाते रहेंगे, ठीक है। अभी 21% बैटरी है। कह रहा है कि ऐसी 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या सवाल ने पूछ दिया सर। कह रहा है कि ऐसे 2 विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। माना पहला क्रमागत विषम, याद रखना, लिख देना यहाँ पर, विषम धन पूर्णांक, इसको यक्स मान लो। जो दूसरा आपको मानना है हम ऐसे लिखेंगे, दूसरा क्रमागत विषम धन पूर्णांक x + 2। देखो इसको जब विषम मानोगे, x की जगह पे 1 रखोगे, तो यहाँ 1 रखोगे तो 2 जोड़ोगे तो अगला 3 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। आपसे चाहे सम की बात करें चाहे विषम की बात करें, मानना आपको x + 2 ही है। अब कह रहा था कि इनके वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा आपका क्वेश्चन बोल रहा था कि इनके वर्गों का जो योग है x² प्लस x + 2 का स्क्वायर, इनके वर्गों का जो योग है कितना दे रखा है किताब कॉपी में, 290 दे रखा है, ठीक है। 290 है। अब सॉल्व करो इसको, x² प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2 दूनी 4x b बराबर में 290। ये x², ये x², 2x² बना देगा, ये प्लस का 4x बना देगा बराबर में 290। ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x² प्लस 4x ये बनेगा आपके पास में बराबर में 290 में से 4 जाएगा तो 286 बच जाएगा। 2 कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2, तो x² प्लस 2x बराबर में 286। 2 से काट दो, 2 अक्कम 2, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, तो ये बन गया x² प्लस 2x बराबर में 143। इतना बन गया। ये 143 इधर उठा लाना है आपको, तो x² प्लस 2x माइनस का 143 बराबर में 0। 143 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पे कितना आ जाए, 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कर लो, आसान है ना। x² प्लस, देखो 13 और 11 की मल्टीप्लाई कराओगे, 13 × 11, 11 तियाँ 33, 11 कम 11 और 11 3 14, 143। तो ये बनेगा 13x माइनस 11x माइनस 11, 13 में से 11 जाएगा 2, तो माइनस का 143 बराबर में 0। 2 में आपको कॉमन लेना है। नीचे तक दिख रहा है, स्लाइड देख लें एक बार, दिख रहा है ना सभी को, ठीक। यहाँ से देखो x कॉमन ले लो, x + 13 मिलेगा, माइनस का 11 कॉमन ले लो, तो x + 13 बचेगा बराबर में 0। 2 बार लिखा है, इसको 1 बार लिख दो, x + 13 यहाँ पर लिख देते हैं x - 11 बराबर 0। जो संख्या प्लस की आएगी वही लिखना है तुमको, तो यहाँ पर लिखोगे x - 11 बराबर 0, तो x बराबर में आएगा 11। कितना आ जाएगा, 11। जो तुमने क्रमागत विषम पूर्णांक माने थे वो माना क्या था, पहला x, तो पहला x की वैल्यू 11 आ गई। दूसरा माना था x + 2, कितना माना था, x + 2, तो x की जगह 11 प्लस में 2 जोड़ दो तो आ जाएगी संख्या 13। तो यही आ गए आपके आंसर, एक हो गया 11 और एक हो गया 13। किस किस को समझ में आ गया ये वाली बात, किस किस को समझ में आ गई, ये जिसको समझ में आ गई है नोट करे और अगले क्वेश्चन पे आ जाएगा अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आ गया समझ में, एक 11 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। नीचे वाला जहाँ तक मैंने लिखा x - 11 बराबर 0 तक समझ में आ गया होगा।
अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ अपने। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देखो। ये जो क्वेश्चन इस बार आने वाला है आपके पास में, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब तो सब है, फेयर लवली लगा के थोड़ी ना आया है, बट ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अब हम बताने जा रहे हैं ये बहुत बार आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 का खा पार्ट, ये का था तो 5 का अब खा वाला पार्ट जो है संरेख के लिए बोल रहा है। ठीक, कह रहा है कि यदि बिंदु a, 0 बिंदु आपको दिए गए हैं a, 0, 0, b तथा x, y कैसे हैं, संरेख हैं। तो सिद्ध करना है आपको, जो प्रूफ करना है वो हम लिखे दे रहे हैं। आपको सिद्ध करके आंसर दिखाना है कि x/a प्लस y/b बराबर में 1, ये आपको सिद्ध करना है। देखो यहाँ पर हम एक नियम आपको बता रहे हैं, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फार्मूला बना रहे हैं, संरेख के लिए बोल रहा है, तो ये याद रखना हमेशा के लिए कि त्रिभुज कोई भी हमारे पास में होगा तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बाहर लिखना है x1। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपको फार्मूला याद रहेगा। किस किस को फार्मूला ये वाला याद रहेगा जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए मैंने लिखा है 123, 231, 312। किस किस को याद रहेगा, सबको याद रहेगा ना। ठीक, अब देखो जब भी संरेख कहेगा तुमसे, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं संरेख के लिए, संरेख के लिए। अब अच्छा कोई लोग बताओ कमेंट करके कि संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होने चाहिए। जब भी आपसे संरेख के लिए कहेगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है जब संरेख कह दे। तो जहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है उसकी जगह पर तुम्हें क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो ये वाली बात 0 आ जाएगी, तो 1/2। फिर फार्मूला, पूरा फार्मूला बनाए दे रहे हैं, अब तुम्हें दोबारा नहीं बनाना, याद रहेगा हमेशा। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, ये 0 होगा तो ये गुणे में आएगा तो पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ये हम पूरा हटाए करके एक बार में लिख दे रहे हैं, ऐसे तुमको पूरा फार्मूला बना लेना है। ये फार्मूला अपने डिब्बे में बंद कर लो बस। अब ये मत पूछना कि सर ये 1/2 लिखा था वो क्यों काट दिया, क्योंकि 1/2 लिखा था, ये 2 इधर आएगा 0 में हो जाएगा, फिर एक लाइन में लिखेंगे तो पूरा मुझे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ, यहाँ तक समझ लीजिए आप। ये फार्मूला आपको अपने दिमाग में रट लेना है। रट लेना क्या है, इसको बिठा लो दिमाग में, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो इस फार्मूले को। ठीक है, अब जो भी मान तुम्हें दिए गए थे इसको मानो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सारे मान उठा करके अपने फार्मूले में पुट कर दो, काम तुम्हारा हो गया। ठीक, x1 देखो, सबसे पहले x1 लिखा, x1 की जगह पे a है तो a लिखो। फिर y2 ढूंढो क्या है, b है तो b लिखो, माइनस y3 का मान y है, y लिखो। फिर प्लस x2 का मान कितना है, 0 है, 0 लिखो। फिर y3 y है, y लिखो, माइनस y1 का मान 0 है, 0 लिखो। प्लस x3 का मान कितना है हमारे पास, x है, x लिखो। y1 की वैल्यू कितनी है, 0 है तो 0 लिखो, माइनस y2, ये y2 है। ठीक है, y2 का मान कितना है, b है, b लिखो। पूरा बराबर में क्या है, 0 ही तो है, 0 लिखो। इससे इसकी गुणा कराओगे तो ab आएगा, माइनस इससे इसकी गुणा कराओगे तो ay आएगा, प्लस इनसे इनकी गुणा कराओगे तो 0 होगा, इनसे इनकी गुणा होगी तो 0 होगा, प्लस x से 0 की गुणा होगी तो 0 होगा, माइनस xb बराबर में 0। अब ये 0 वालों का तो काम ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ab माइनस का ay और ये बच जाएगा माइनस का bx बराबर में 0। तो ये तुमको xy वाले इधर ही रखने हैं, ay माइनस का bx बराबर, इसको उधर भेज दो तो ये माइनस में जाएगा ab, जो बराबर में है इसी से भाग कर दो सबको, तो माइनस में ab इधर आएगा तो माइनस में ab
और इधर आएगा तो माइनस में ए बी, ये पूरा कटेगा, माइनस से माइनस ख़त्म होगा, बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास में कितना बच जाएगा वाई बटे बी, ये माइनस इसको प्लस करेगा, एक्स बटे ए बराबर में 1। यही तुमको सिद्ध करना था, सिद्ध करके दिखाना था कि एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर में 1 होता है। ठीक, ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन जो पार्ट था 5 का खा वाला पार्ट। ठीक, किस किस को इतनी बात समझ में आ गई? मज़ा आ रहा है ना? पढ़ने में मज़ा आ रहा है बेहतरीन तरीके से? बहुत मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को आज तो बहुत मज़ा आना चाहिए। आ गया ना इतना सवाल? अब देखो आगे सवाल पे बात करें, आगे क्या कह रहा है सवाल। ठीक, बहुत लॉन्ग सवाल है, चिल्लाते चिल्लाते गला भी बैठने लगता है ना। अच्छा देखो उधर क्या आ पाएगा ये सवाल? आ जाएगा, कौन बिगाड़े, अभी साथ में बिगाड़ लेंगे। 5 का गा वाला इतना हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से लगाएंगे हम 5 का गा वाला जो सवाल होगा आपका 5 का गा पार्ट होगा। देखो क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय शंकु है, एक आपको लंब वृत्तीय शंकु बनाना है। लंब वृत्तीय शंकु बना दो ऐसे, ये लंब वृत्तीय शंकु हो गया। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। ये तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो डाटा लिख लो L बराबर 13 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठ क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला कौन बताएगा हमको? कमेंट में कर करके फटाक से जल्दी से जवाब दो, खटाक से। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर इक्वल टू दिया गया है 90 पाई। पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, आर हमको निकालना है तो ऐसे रहेगा। एल की वैल्यू हमको 13 दे रखी है, तो 13 प्लस आर बराबर में 90। आर से गुणा कराओगे तो ये 13R होगा, प्लस ये आर की गुणा होगी तो आर स्क्वायर होगा बराबर में 90। ये 90 इधर उठा के लाना है, आर स्क्वायर प्लस 13R और माइनस का 90 बराबर में 0। अब आपको इस 90 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पे कितना आ जाना चाहिए, 13 आ जाना चाहिए। कौन घर के बताएगा? 18 पंचे 90। गुड। आर स्क्वायर प्लस 18R माइनस 5R माइनस 90 बराबर 0, क्योंकि 18 पंचे 90, 18 में से 5 जाएगा तो 13 बच जाएगा। 2 में कॉमन आप लेंगे, यहाँ से R कॉमन लेंगे तो R प्लस 18 बचेगा। यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो R प्लस 18 बचेगा बराबर में 0। ये वाला लिख लो आकर के अपने पास में खाली, बस यहाँ पे लिखे दे रहे हैं R माइनस 5 बराबर 0, तो R बराबर आपके पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछ रहा था कि वृत्त की जो त्रिज्या है, उसके शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। तो आपको बता देना है कि सर इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। अब एक सवाल और इसका बचता है, वो भी सवाल लगा लेते हैं। अब हम बिगाड़े दे रहे हैं, ठीक है। एक सवाल बचता है, वो भी लगाओ। जाएगा कोई लोग नहीं, पूरा सेट मैंने कहा था सॉल्व कराएंगे तुमको, तो पूरा सेट सॉल्व करा देंगे, ठीक है। घबराना मत, सारे पार्ट कर लो पहले इसके, जहाँ तक ये हो गए हैं। अब देखो, अब अगला सवाल जो आपके पास में है, 5 का गा हो गया, 5 का खा वाले की बात कर लेते हैं। चिल्लाते चिल्लाते मेरा मुंह दर्द करने लगा। 5 का खा पार्ट, हाँ वैसे सवाल ये तुमको हम बता चुके हैं,
लेकिन हम फिर से आपको समझाएंगे, ना समझ में आया हो तो कोई बात नहीं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन हेतु दैनिक व्यय को दर्शाता है। उपर्युक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य व्यय ज्ञात करने के लिए आपको समांतर माध्य निकालना पड़ता है। तो जैसे दिया गया है वैसे लिखो। पहले जो दैनिक व्यय लिखा है, दैनिक व्यय, और फिर आपके पास में आगे क्या लिखा है, परिवारों की संख्या। तो परिवारों की संख्या लिखो, परिवारों की संख्या। दैनिक व्यय आपके पास में क्या है, 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 150 से 200, और फिर 200 से 250, और 250 से 300, और 300 से 350। ये दे रखा है। परिवारों की संख्या क्या दे रखी है, 4, 5, 12, 2 और 2, इतना दे रखा है। अब देखो आगे क्या लिखा है। जो भी हमें माध्य निकालना है वो माध्य हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको माध्य निकालने के लिए इनका जो भी है, ये परिवार हो गए, परिवारों की संख्या हो गई। अगर तुमको वर्ग अंतराल दिया गया है तो सबसे पहले आपको मध्यमान निकालना होता है। क्या आप निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान मैंने निकालना बताया है आपको कि मध्यमान हम कैसे निकालते हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। 100 में 150 जोड़ोगे, जोड़ दो, 100 में 150 को जोड़ो, ठीक है। तो 0, 5, 2 और जो 250 आता है इसका आधा कर दो। आधा करोगे तो 125 होगा। तो यहाँ पर 125 लिखना है। मध्यमान निकालना सभी को आता है, तो हम सीधे लिख रहे हैं 125, 175, 225, ठीक है। जितने का अंतराल होता है 50-50 का, उसमें जोड़ देने हैं, काम आपका हो जाएगा। 275 और फिर आपके पास में आ जाएगा 325, ठीक। ये मध्यमान निकल आया। उसके बाद में सिग्मा एफ एक्स दोनों की गुणा होती है। ये हमारे पास में एफ होता है, इसको बाद में जोड़ेंगे आकर के, सिग्मा एफ को जोड़ लेंगे और ये हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स बन जाएगा। यहाँ पे जोड़ करके लिखेंगे आकर के, गुणा करा करके 500, 125 की 4 से गुणा कराओगे तो 500 आएगा। 175 की फिर तुमको 5 से गुणा करानी है, 875 आएगा। और जब 12 से 225 की गुणा कराओगे तो 2700 आएगा। और जब आप 2 से 275 की गुणा कराएंगे तो 550 आएगा। जब आप 325 की 2 से गुणा कराएंगे तो 650 आएगा। इन सबको जब तुम जोड़ोगे तो जोड़ने पे 5275 आएगा। कितना आएगा, 5275 आएगा जोड़ने पे। और इनको जब जोड़ोगे तो 25 आएगा जोड़ने पे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25। चाहिए तुमको समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर फार्मूला पता है कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है कितना, 5275 बटे में सिग्मा एफ है 25। आप जब इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 211, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा 211। किस किस को ये सवाल से बहुत आसान। एक देखो माध्य आपको निकलवाएगा, एक में माध्य निकलवाएगा, एक में माध्यिका निकलवाएगा, एक में बहुलक निकलवाएगा, ठीक। तो 5 के सारे पार्ट हो गए, 5 के आपके सारे पार्ट हो गए हैं, ठीक है। 5 के सारे पार्ट हो गए हैं। अब छठे पे आप आ जाइएगा। 5 का हो गया पूरा पार्ट, छठे का का वाला। कौन सा पार्ट आएगा अब, छठे का का वाला। कॉपी कलम नोट करके बैठना, ठीक है। और ना हम नहीं जानते, झंट हो जाओगे सब लोग। पढ़ना लिखना तो है ही है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो छठे का का, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी, पहली चीज़ तो आयताकार खेत है तो सबसे पहले आप एक आयताकार खेत बना लो। ये एक आयताकार खेत हो गया। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी डी। ये आपके पास में आयताकार खेत है, बिल्कुल वैसे बन गया है, आयताकार खेत है ये। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें एक विकर्ण की बात भी की गई है तो एक विकर्ण भी बना लो। ऐसे एक विकर्ण बना लेते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो सबसे पहले मान लो कि माना छोटी भुजा x है, माना छोटी भुजा
बराबर x, ये छोटी भुजा मान लो x है, ठीक है। विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ये जो तुमने विकर्ण माना है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो जो विकर्ण है हमारे पास में, कोई जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे बनाते चले आओ, जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। फिर क्या कह रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अब बड़ी भुजा की बात कर रहा है कि जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यही तो कह रहा है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। मतलब ये वाली जो भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेत की भुजाएं तुमको निकालनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब तो आसान हो गया, सारे क्वेश्चन तुमको पता हो गए। तुमको पता है कि ये हमारे पास में एक त्रिभुज बन गया, ये कोण 90 डिग्री का, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये आधार, ये लंब। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बार बार अब नहीं लिखेंगे हम, x + 60 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर x + 30 का स्क्वायर। ओपन कर दो इसको, a + b के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 60 दूना 120x बराबर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 30 × 900 b स्क्वायर प्लस 30 दूना 60x। ये हो गया। अब देखो एक एक्स स्क्वायर इधर लिखा, एक एक्स स्क्वायर इधर लिखा, एक ख़त्म हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू सब कुछ उधर उठा ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये उधर जाएगा, माइनस का 3600 माइनस का 120, x बराबर में 0, इतना आ गया। ये एक्स स्क्वायर लिखना है तुम्हें। देखो 3600 माइनस का है, 900 तुम्हारे पास में है, तो 3600 में से 900 आपको माइनस कर देने हैं, 2700 बच जाएंगे। कितने बचेंगे, 2700 माइनस के 2700, और 120 में से 60 घटाओगे तो एक माइनस वाला ज़्यादा है, तो 60x बराबर में 0। अब देखो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख दो, तो ऐसे लिख देना x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 0। अब कौन कौन इसके गुणनखंड कर लेगा, सारा कुछ बताना पड़ेगा या अपने आप भी करोगे। गुणनखंड कौन कौन कर लेगा इसके, जो कर ले उसके लिए तो अच्छा है, जो नहीं कर पाए उसके लिए तो हम बताएंगे ही। 2700 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर कितना आ जाए, 60 आ जाए, तो 90 तियाँ होता है, 9 त्रुक 27, 27 हो जाएगा, 90 में से 30 जाएगा तो 60 बचेगा। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 90x, माइनस करोगे बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, 30x माइनस में 2700 बराबर 0। अब यहाँ और यहाँ आपको कॉमन लेना है, यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो x कॉमन मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 90 और प्लस यहाँ से आपको 30 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस माइनस 90, सॉरी माइनस 90। यहाँ तक दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है, एक मिनट चेक कर लें स्लाइड को, नहीं कट रहा है, ठीक है, गुड, दिख तो बढ़िया साफ सा रहा है, बराबर में 0। अब जो चीज़ x प्लस 30 और फिर x माइनस 90 बराबर 0, इसके बराबर रख दो, क्योंकि हमको माइनस वाली वैल्यू चाहिए, प्लस वाली तो चाहिए बस हमको, माइनस वाले से तो मतलब ही नहीं है। x बराबर कितना निकल के आया, 90। तो सबसे पहले छोटी भुजा कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी, छोटी भुजा कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो x माना था, विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण माना था x प्लस 60, तो x में 90 रख दोगे, x की जगह पे 60 जोड़ दोगे तो 150 मीटर हो जाएगा। बड़ी भुजा तुमको निकालनी थी, बड़ी भुजा तुमने मानी थी x प्लस 30, तो x हो जाएगा तुम्हारे पास में 90 प्लस में 30, और 90 में 30 जोड़ोगे तो 120 मीटर। हो गया ना ये सवाल, किस किस को समझ में आ गया बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। सवाल समझ में आया, पूरा सवाल मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब बचा है आगे वाला, अब आगे वाले पार्ट पे आओ, ठीक है, आगे वाले पार्ट पे आओ।